સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ीसा के ये तीसरे लेक्चर में। इससे पहले हमने 2 सेशंस कंडक्ट किए थे। पहला सेशन था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसमें हमने देखा था कि एक बीए और बीकॉम के ग्रेजुएट्स को क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है और क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है ग्रेजुएशन करने के बाद में। हमने हमारे दूसरे सेशन में देखा था कि हम इंटरनेट को यूज़ करके गूगल का और यूट्यूब का कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। हमने दूसरे सेशन में ये भी देखा था कि जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे कि monster.com है, naukri.com है, इनको यूज़ करके हम जॉब का कैसे इफ़ेक्टिवली सर्च कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का सेशन 3 भागों में डिवाइडेड है। इसमें हम पहले भाग में बात करेंगे MS वर्ड की, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसका एक हम छोटा सा डेमो देखेंगे। दूसरे भाग में हम बात करेंगे HR क्वेश्चंस की, उसको कैसे आंसर किया जाता है। और हम तीसरे भाग में बात करेंगे ईमेल को कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन करने के लिए। एक फॉर्मल जो ईमेल लिखना पड़ता है हमें, वो हम कैसे लिखते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकर्षित मेहरा। आकर्षित मेहरा का एक बहुत ही इलस्ट्रियस कैरियर रहा है। इन्होंने NIT सूरतकल से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशंस किया है। उसके बाद इनको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड में जॉब मिला था, किंतु इनका जो एंथुसियाज़म था, इनका जो इंटरेस्ट था वो मैनेजमेंट में था और इसी वजह से ये IIM अहमदाबाद में MBA करने आ गए। आकर्षित मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम MS वर्ड का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं जी। तो अब हम पहले आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशंस क्या हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अपने लाइफ लॉन्ग यूज़ करते रहेंगे। मतलब अभी जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अभी आपको रेज्यूमे बनाने के काम आएगा, आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखते हैं उसके काम आएगा। और यही जब आप एक इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहाँ भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो आगे भी आपको और आप दूसरी कंपनीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आगे भी आपको काम आता ही रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम अब स्क्रीन पे स्विच ओवर करके पहले देखेंगे कि क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं। तो ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप इस स्क्रीन पे लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। और टेक्स्ट के जो है वो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का टाइप, टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट के कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम अब एक एक को डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट टाइप होगा। अब हम इसे देखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। पहला एट्रीब्यूट है फॉन्ट टाइप। तो फॉन्ट टाइप को चेंज करने के लिए आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए या टेक्स्ट का कुछ भाग सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बार आपने जैसे यहाँ आप माउस लेके लेफ़्ट क्लिक करके पूरा इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, फिर आप यहाँ ऊपर जाके ड्रॉप डाउन में इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल के कुछ बेसिक काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल जनरली यूज़ होते हैं, बट कुछ कॉमन स्टाइल्स हैं कैम्ब्रिया, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो जनरली इनमें से किसी फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हमारा जो करेंट स्टाइल है वो ऊपर दिखा देगा आपको कि कैलिब्री बॉडी यूज़ हुआ है। आप इसे जैसे चेंज करना चाहें तो आप इसे ड्रॉप डाउन में से जाके कैम्ब्रिया, हेडिंग्स या कोई और स्टाइल जो भी आप यूज़ करना चाहें वहाँ चेंज कर सकते हैं। अगला एट्रीब्यूट है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ को चेंज करने का भी वही तरीका होता है। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आपको फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। आप उसे बस सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन आएगा और उसका साइज़ आप आसानी से बदल सकते हैं। तो आकर्षित, आप ये बता सकते हैं कि जनरली कौन कौन से फॉन्ट साइज़ किस जगह पे यूज़ होते हैं, मतलब क्या साइजेस का उनका होता है? तो साइजेस जनरली आप जो टेक्स्ट लिखते हैं उसमें फॉन्ट साइज़ 12 यूज़ होता है। बट अगर आप कोई हेडिंग कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें कुछ आप किसी चीज़ की हेडिंग लिखेंगे तो मेन हेडिंग के लिए जो है वो फॉन्ट साइज़ 16 यूज़ होता है और सब हेडिंग के लिए फॉन्ट साइज़ 14 यूज़ किया जाता है। और बाकी का टेक्स्ट जो है आप फॉन्ट साइज़ 12 में लिख सकते हैं, जिससे कि ईजिली आपको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हेडिंग है, क्या आपकी मेन रिपोर्ट है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं। इसके सिवाय आप अगर छोटा कुछ सब नोट में कुछ लिखना चाहते हैं
टेबल के नीचे या डायग्राम के नीचे, तो जनरली हम फॉन्ट साइज 9 या 10 उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, और कॉमन फॉन्ट्स जैसे स्टाइल्स मैंने आपको बताया था, तो टाइम्स न्यू रोमन एक काफ़ी कॉमन स्टैंडर्ड फॉन्ट माना जाता है। तो जनरली मैंने भी कई बार ऐसे फीचर्स यूज़ किए हैं, टेक्स्ट को हम अलग कलर में दिखा सकते हैं, तो आप उसका भी एक डेमो दे सकते जी हैं? बिल्कुल। तो टेक्स्ट के कलर चेंज करने का भी यही तरीका होता है। आप इसे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जहाँ आपने देखे थे कि बाकी सारे फॉन्ट के ऑप्शन थे, वहीं आपको एक फॉन्ट कलर का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग चीज़ों को डिस्टिंक्टली स्टैंड आउट कराना है कि आसानी से पता चल जाए कि ये चीज़ सामने वाले की नज़र में आसानी से आ जाए, तो ऐसी जगहों पर हम अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली तो हम टेक्स्ट को, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, तो ब्लैक ही रखते हैं, बट कई जगह पर हम इसका कलर चेंज भी करते हैं। जहाँ पे हमें कोई रिपोर्ट है उसको इंटरेक्टिव बनाना है, थोड़ा विजुअल इम्पैक्ट लाना है जी, किसी रिपोर्ट में, तो जी। आजकल क्योंकि मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो हम टेक्स्ट कलर का डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हुए हमारे 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स। इसके बाद जिन्हें हम कहेंगे 3 एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं हर फॉन्ट के। और मैं आपको एक ये बात बताना चाहूँगा, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टेक्स्ट को पूरे एक साथ सेलेक्ट करें। अच्छा। आप किसी एक वर्ड, जैसे आपने यहाँ मान लीजिए ट्यूटोरियल को सेलेक्ट किया, आप सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट करके उसका भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के चेंजेस एक वर्ड क्या एक कैरेक्टर पे भी किए जा सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है एडिशनल एट्रीब्यूट्स। तो पहली एडिशनल एट्रीब्यूट है हमारी बोल्ड। तो बोल्ड करने का ये तरीका है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ आपको फॉन्ट के जहाँ आपने स्टाइल था उसके नीचे एक बटन दिखाई देगा, बी लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो आप जैसे ये देखेंगे कि ये जो है बाकी टेक्स्ट से थोड़ा अलग उभर कर आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों का हम जनरली यूज़ करते हैं रेज्यूमेज में। आप मान लीजिए अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, आपने किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया था, तो आप चाहेंगे कि इंटरव्यूअर उसको सामने से आके देखे, आपके रेज्यूमे पर वो चीज़ अच्छे से दिखाई दे, तो उस जगह पर हम ऐसी चीज़ों को बोल्ड कर देते हैं। मतलब कि भीड़ में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी, किसी एक वर्ड को उभार के लाना ताकि वो किसी की आई कैच कर सके, इसमें यूज़ कर जी सके। बिल्कुल। इसका एक और यूज़ मैंने कई जगह पर देखा है, वो रिपोर्ट राइटिंग में, हाँ। जहाँ पे आप हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं ताकि वो एक अलग से दिखे और आपको पता चल सके कि ये हेडिंग है, ये अलग से है। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगली जो एट्रीब्यूट है वो है इटैलिक्स। इटैलिक्स को आप यूज़ करते हैं जैसे आप बोल्ड को यूज़ करते हैं कहीं, बट बोल्ड का ये एक बोल्ड में खामी ये है कि आप एक सेंटेंस में बीच में अगर किसी वर्ड को बोल्ड कर दें तो वो अच्छा नहीं नज़र आता है। रेज्यूमे में एक अलग बात है क्योंकि आप चाहेंगे कि एक ही दो चीज़ें दिखाई दें, बट रिपोर्ट राइटिंग में आप ये नहीं चाहेंगे कि बीच में एक दो वर्ड बोल्ड आए और पूरा टेक्स्ट नॉन बोल्ड ही जनरली आप रखते हैं। बट इसमें अगर आप किसी चीज़ को सामने उभार कर लाना चाहें तो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम इटैलिक्स। इटैलिसाइज मतलब जो आपका जनरली आप देखेंगे सारे वर्ड्स एक ही लाइन में सब सीधे आपको नज़र आएंगे, बट आप इसको सेलेक्ट करके अगर आप मान लीजिए इटैलिक्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे थोड़े से इंक्लाइन हो जाते हैं। तो जैसे आप इसे दूर से देखेंगे तो आप सामने से पता लगा पाएंगे कि जो जिसने लिखा है इसे वो इस पर एम्फेसाइज करना चाहता है, तो ऐसी जगहों पर इटैलिक्स यूज़ करते हैं। कॉमनली जहाँ ये यूज़ करेंगे आप किसी के कोटेशन या किसी की सेइंग्स को सामने दिखाने के लिए आप इटैलिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये बोल्ड और इटैलिक्स हमने देखा था, अब हम देखेंगे अंडरलाइन फीचर। जी, तो अंडरलाइन फीचर यूज़ करने के लिए हम मान लीजिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। अंडरलाइन करने का ये तरीका है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और यू पे जाके क्लिक कर दीजिए, तो ये जो है ये अंडरलाइन हो जाएगा सामने। तो अंडरलाइन जो है वो हम वहीं यूज़ करते हैं जैसे हम किसी चीज़ को सामने एम्फेसाइज करना है। बेसिकली ये तीनों का कॉन्टेक्स्ट यही है कि आप किसी चीज़ को सामने एम्फेसाइज करना चाहते हैं, अंडरलाइन भी उन्हीं के साथ यूज़ होता है। तो दोस्तों हमने ये देखे थे टेक्स्ट बेस्ड बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ टेक्स्ट को दूसरे टाइप ऑफ टेक्स्ट से कैसे हम अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ बेसिक फीचर्स। हाँ, तो पैराग्राफ बेसिक फीचर में सबसे पहले आता है अलाइनमेंट, तो हम उसका एक डेमो देखते हैं। तो अलाइनमेंट ये देखिए मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से, तो आप देखेंगे कि हर टेक्स्ट का कुछ एक अलाइनमेंट होता है। आप इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे जो पहला वर्ड है हर
सेंटेंस का, वो पूरे एक लाइन में आपको नजर आएगा। वही जो आखिरी वर्ड है वो सब स्कैटर्ड है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं है, सब आगे पीछे है। वो इसलिए होता है क्योंकि सेंटेंस एक जगह से शुरू होता है और जहाँ वो सेंटेंस का फुल स्टॉप आता है वो वहीं खत्म हो जाता है। तो वो क्योंकि हर वर्ड का साइज अलग होता है तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। और इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कह देते हैं। हाँ, इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं कि भाई वो लेफ्ट साइड से अलाइंड है, लेफ्ट साइड से एक साथ स्टार्ट हो रहा है वो। जी बिल्कुल। अब आप मान लीजिए आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप इस पूरे टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और आप राइट पे क्लिक कर दीजिए। इससे जब ये देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सारे जो हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड है वो सब एक ही लाइन में आ चुके हैं और ये राइट अलाइनमेंट हो गया। इसे राइट अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही मेरा ख्याल है एक मिडल अलाइनमेंट होगा जो बीच में रखेगा एकदम। जी, मिडिल अलाइनमेंट जो है वो हर चीज़ को बीच में रखता है। आपको पहले शुरुआत और अंत में से इक्वल जगह छोड़ी जाएगी और सेंटर सब के हिसाब से पूरा टेक्स्ट एडजस्टेड होगा। एक बहुत ही ज़रूरी अलाइनमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं राइट जस्टिफिकेशन। आजकल ये काफ़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। हर जगह रिपोर्ट राइटिंग या आप कुछ भी चीज़ बनाए तो हम राइट जस्टिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो राइट जस्टिफिकेशन के लिए आपको एक जस्टिफाई का बटन दिखेगा। इससे ये होगा कि वो आपके जो पहले वर्ड है वो भी सब एक लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएंगे और जो लास्ट वर्ड है वो सारे राइट अलाइनमेंट में हो जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा। तो यही है जो यही जस्टिफिकेशन ही शायद से न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है क्योंकि उसमें लेफ्ट से भी एक साइड दिखता है और राइट से भी एक साइड से अलाइन दिखता है। राइट जस्टिफिकेशन का हमने एक यूज़ तो देख लिया, बाकी जो अलाइनमेंट है उसका यूज़ भी हम देख लेते हैं कहाँ यूज़ होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट जनरली पैराग्राफ्स में यूज़ होता है। आजकल उसकी जगह हम लोग जस्टिफिकेशन यूज़ करने लग गए हैं, पर पहले उसकी जगह लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ किया जाता था। और जो मिडल अलाइनमेंट है, सेंट्रल अलाइनमेंट, वो अगर हमारा कोई हेडिंग है उसको हमें बीच में रखना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। राइट अलाइनमेंट का एज सच बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, किंतु उसका यूज़ जैसे हमें कभी नाम लिखना है उसको नीचे लेके राइट में लिखना है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था अलाइनमेंट। अब हम देखते हैं बुलेट फीचर्स को। हाँ, बुलेट फीचर्स में ये हो बुलेट फीचर यूज़ करने का ये तरीका है। आप बुलेट वहाँ यूज़ करना चाहेंगे जहाँ आप किसी चीज़ पर कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट करना चाहेंगे या कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर बताना चाहेंगे। तो बुलेट के यूसेजेस में आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ के 4 ऑप्शन है, तो अगर आप पूरे इस रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अलग से 4 ऑप्शन उभर कर नहीं आ रहे हैं। वो तो इस केस में क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिखा है तो टेक्स्ट के फ्लो में खो जाते हैं। टेक्स्ट के फ्लो में खो जाते हैं। तो इसको सुधारने का ये तरीका होता है, आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपके पास एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा बुलेट्स। आप बुलेट्स के बटन पे क्लिक करके उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन होगा, उसमें से सेलेक्ट करके आप किसी टाइप की बुलेट यूज़ करके इसे थोड़ा राइट इंडेंट प्लस स्टैंड आउट करा सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है एक अनऑर्डर्ड नंबरिंग के लिए होगा जहाँ पे पहला मतलब 1 2 3 मतलब अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा। जी, मान लीजिए आप अपना सीवी बना रहे हैं, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने हैं, आप ऐसी जगह पे बुलेट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी का एक साथी है जिसे हम कहते हैं नंबरिंग। तो क्योंकि इस केस में हमें ऑर्डर की अहमियत नहीं थी तो हमने नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं किया, बट कई जगह हमारे पास ये होगा कि हम नंबरिंग पर फोकस होगा हमारा, हमें कुछ चीज़ों को सीक्वेंशियली लिस्ट डाउन करना होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अच्छा, तो ऐसे सीक्वेंस लिस्ट डाउन करते समय हम नंबरिंग का यूज़ करते हैं। तो नंबरिंग बुलेट्स के पास में आपको एक नंबरिंग का बटन नज़र आएगा, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इसे नंबर दे सकते हैं। तो ये आपके 1 2 3 और 4 ऑप्शन नंबर्ड हो गए। तो इसका हम यूज़ करते हैं जहाँ आपको कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के बारे में लिखना है, जिसमें पहला स्टेप पहले आएगा, दूसरा स्टेप फिर उसके बाद आएगा, जहाँ नंबर की अहमियत होगी। तो ये तो था हमारे पैराग्राफ रिलेटेड बेसिक फीचर्स। अब हम देखते हैं पेज रिलेटेड बेसिक फीचर्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पेज रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी फीचर जो हम यूज़ करते हैं वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर्स, अच्छा हाँ, तो पेज बॉर्डर्स यूज़ करने का, मान ये देखिए जैसे आपका एक पूरा पेज है, तो अभी आप देखेंगे तो पेज को देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक बहुत फॉर्मल वे में लिखा गया है, बट पेज को थोड़ा फॉर्मल लुक देने के लिए हम पेज बॉर्डर्स का यूज़ करते हैं। पेज बॉर्डर्स पे जाने के लिए आप यहाँ ऊपर होम के पास में आपको इंसर्ट नज़र आएगा, उसके पास में एक पेज लेआउट का बटन होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेज
बॉर्डर्स का एक बटन आपको नज़र आएगा, पेज बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिए और काफ़ी सारे बॉर्डर्स के आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। उनमें से आपने मान लीजिए बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट किया और बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, तो ये आ गई आपकी पेज की बॉर्डर। तो आप जब इसे दूर से देखेंगे तो ये काफ़ी फॉर्मल सा लुक देता है। रेज्यूमेज वगैरह बनाते समय या किसी रिपोर्ट को बनाते समय पेज बॉर्डरिंग एक बहुत अहम चीज़ होती है। तो दोस्तों ये हमने 3 बेसिक टेक्स्ट फीचर्स, पैराग्राफ फीचर्स और पेज फीचर्स देखे थे, इसमें कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर MS वर्ड ने हमें प्रोवाइड किया है, वो है टेबल्स का फीचर। तो टेबल्स के फीचर का डेमो देखने से पहले हम उसका थोड़े यूजेस देख लेते हैं। ये यूज़ हम रिपोर्ट राइटिंग में कर सकते हैं। जब हमारे सामने कोई डेटा हो, उसको हमें प्रेजेंट करना हो, तो उसको अगर हम टेबल में ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करें तो हमें बहुत साफ़ सुथरी तरीके से, बहुत ही क्लियरली हमारा आइडियाज़, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो सामने निकल के आते हैं। और इसका दूसरा यूज़ हम फॉर्मेटिंग पर्पज़ में भी कर सकते हैं, जैसा कि रेज्यूमे मेकिंग में कर सकते हैं। हमारा एक अगला सेशन होगा रेज्यूमे मेकिंग में, उसमें हम इसके फीचर पे और प्रकाश डालेंगे। अभी हम टेबल का एक डेमो देखते हैं। जी, तो टेबल फीचर यूज़ करने के लिए आपने, जैसे मैंने आपको पहले पेज बॉर्डर्स के लिए बताया था, इसके पास एक होम के पास एक बटन होगा इंसर्ट, उसमें जाके आप टेबल्स पे क्लिक कीजिए। आपको जिस कॉलम और रो की टेबल सेलेक्ट करनी है, आप उतने रो और कॉलम की टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 3 रो और 4 कॉलम की टेबल इनिशियली डालनी है, तो आप 4x3 टेबल सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपके सामने एक 4x3 टेबल आ जाएगी। अब मान लीजिए आपने एक बार टेबल बना दी, उसके बाद आपको लगा कि मुझे इसमें कुछ रोज़ ऐड या डिलीट करनी है, तो आप कभी भी इसमें जाके इस टेबल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू रोज़ या डिलीट सेल्स करके का ऑप्शन यूज़ करके आप तुरंत ही उसमें से रोज़ ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक टेबल के यूज़। ठीक है, हमने टेबल्स का देखा। वर्ड काउंट एक और फीचर होता है जो हमें कितना हम लिख चुके हैं ये बताने में काम आता है। तो एक उसका बहुत छोटी सी झलक हम उसकी भी देख लेते हैं कि उसको हम कहाँ पे है वो प्रेजेंट। वर्ड काउंट जो है वो एक काफ़ी यूज़फुल फीचर होगा, जो आपको HR क्वेश्चन लिखते समय कई जगह आपको वर्ड काउंट स्पेसिफाइड होगा ऐसी, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में, तो ऐसी जगह आप काउंट का फीचर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप किसी पैराग्राफ का वर्ड काउंट जानना चाहते हैं, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ नीचे आपको एक वर्ड्स का ऑप्शन नज़र आएगा, जिस पे आप फोकस करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे पेज के साइड में आप वर्ड काउंट देख सकते हैं जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका। तो ये जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो वर्ड काउंट का फीचर हमने और देख लिया है। अब एक आखिरी फीचर हम देखेंगे, वो है टेम्पलेट्स का। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग अ लेटर टू अ सेल्स मैनेजर, या फिर राइटिंग अ रेज्यूमे। तो इसके लिए MS जो वर्ड है उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स बना रखे हैं, उन्होंने कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखे हैं। हम उनको यूज़ करके बहुत ही जल्दी हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उसका डेमो देखते हैं। तो ऐसा है, आप किसी टेम्पलेट जैसे यूज़ करना चाहते हैं रेज्यूमे का, तो आप यहाँ ऊपर जाके न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू के बाद आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो बने हुए हैं उनके ऑप्शंस लिस्टेड डाउन आएंगे। तो मान लीजिए कि आपको अपना रेज्यूमे बनाना है जल्दी से, तो आप इसके रेज्यूमेज एंड CVs पर क्लिक कीजिए। बेसिक रेज्यूमेज पर आप क्लिक कर सकते हैं। और क्योंकि हम एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मैं आपको आप जनरली सब फ्रेशर्स हैं, तो मैं आपको एक सामने उदाहरण उसी का पेश कर देता हूँ जो आपके CV बनाने में काम आएगा। आप फंक्शनल रेज्यूमे विद एजुकेशनल एम्फेसिस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस का ज़्यादा फोकस नहीं होगा। इसको आप यहीं से डाउनलोड करके ये आपका पूरा टेम्पलेट खुल जाएगा जैसे आप देखेंगे। तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर पहले से पूरा प्रोवाइडेड होता है। आप बस यहाँ अपना नाम, आपके पास पूरी जगह होगी जहाँ आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, और बाकी एड्रेस और जो भी आपके डिटेल्स हैं आप इसी में एडिट कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चरिंग और लेआउट को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पूरा इसी में एडिट करके आप देखेंगे तो आपको पूरा CV तैयार सा नज़र आएगा बिना ज़्यादा फॉर्मेटिंग की मेहनत किए। तो दोस्तों ये हमने MS वर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस, बहुत ही बेसिक हैं, इसके यूजेस बहुत एडवांस भी हो सकते हैं,
पर हमारे पास आज इतना टाइम नहीं है। हमने बहुत बेसिक फीचर्स जो हमारे काम आएंगे नियर फ्यूचर में, वो हमने देखे हैं। अगला हमारा जो मॉड्यूल है वो है HR क्वेश्चंस पर। दोस्तों, कंपनीज़ के सेलेक्ट करने का, एप्लीकेशन भरवाने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ कंपनीज़ ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन मांगती हैं, कुछ कंपनीज़ ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू एप्लीकेशन मांगती है, कुछ कंपनीज़ ऑनलाइन फॉर्म्स डाउनलोड करवाती हैं जिसको आप MS वर्ड में फिल करके वापस ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ का एक बहुत ही कॉमन कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं HR क्वेश्चंस। HR क्वेश्चंस का पर्पस होता है आदमी के बारे में, जो कैंडिडेट है उसके बारे में ओवरव्यू प्राप्त करना। इससे कंपनी कैंडिडेट के पर्सनालिटी, कैंडिडेट के नेचर को, कैंडिडेट के इंटरेस्ट को, उसके लाइफ के क्या गोल हैं, इन बातों को परखने की कोशिश करती है। और वो ये मैप करना चाहती है कि कैंडिडेट का जो नेचर है वो उनकी कंपनी का जो वर्क एनवायरनमेंट है उससे मैच खा सकता है या नहीं। तो इसी का हम ओवरव्यू लेना शुरू करते हैं। हाँ, तो ये कुछ कॉमन हमारे सामने HR क्वेश्चंस हैं जो कंपनी जनरली पूछती हैं। एक होगा अबाउट माई सेल्फ, फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, वाई शुड वी हायर यू। हम एक एक करके इन सब पे फोकस डालेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन थीम्स होती है जो सारे HR क्वेश्चंस के थ्रू रन करती हैं, उस पर फोकस करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप इसमें सच बोलें। सच बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो आप अभी यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखेंगे, अगर आपको शॉर्टलिस्ट आ जाती है और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये जो फॉर्म आपने भरा है ये इंटरव्यूअर के सामने होता है और इंटरव्यूअर इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने सच नहीं बताया है तो इस पे उसने थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा तो आप अटक जाएंगे और आपको पकड़ लिया जाएगा वहाँ पे। तो आपका सिलेक्शन ऐसे मुश्किल हो सकता है, इसलिए सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ एक और बहुत अहम जो चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात तब आती है जब आपने कुछ पॉइंट मेंशन किया है अपने कुछ क्वेश्चंस में और आप उसी का एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो ये काफ़ी एक ख़राब इंप्रेशन देता है, क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि आपने तैयारी या तो नहीं करी है या आप कहीं किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आप जो पहले क्वेश्चन में लिखें उसी को फॉलो अप करके आप आगे बिल्डअप करें आगे के क्वेश्चन में। मतलब कि सारे जो क्वेश्चंस हम आंसर कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, उनके पीछे कोई एक थीम हो या कोई एक लिंकेज हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है स्पेसिफिसिटी। जनरली हमने कैंडिडेट्स को देखा है और हम भी पहले क्या करते थे कि हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, जो हमने HR क्वेश्चंस में मेंशन किए थे उनको सर्च करते हैं, उनके आंसर हम देखते हैं और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम मेंशन कर देते हैं। पर ये बहुत गलत बात है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो इन क्वेश्चंस को पढ़ेगा, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने हज़ारों लोगों के इंटरव्यू लिए हुए हैं और उसको पता है कि कैंडिडेट्स क्या क्या आंसर देते हैं और क्या क्या जनरल आंसर होते हैं। तो हमें हमारे जो HR क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक बनाना होता है, हमें उसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करना होता है। और दूसरा, हमें एग्जाम्पल देकर उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हवा में एक बात कह दी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं पर उसको एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई नहीं किया। तो ये 3 बहुत ही बेसिक बातें थी जो सारे HR क्वेश्चंस के थ्रू रन करती हैं। अब हम पहले HR क्वेश्चंस पे आते हैं जो है अबाउट माई सेल्फ। तो अबाउट माई सेल्फ जो है हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। तो इसके बारे में एक ये बहुत ज़रूरी बात है, कंपनी ये जानना चाहिए कि आप अपने बारे में बताएं। आपने कुछ रेज्यूमे में अपने पॉइंट्स लिखे होंगे, बट अगर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कंपनी पहले रेज्यूमे मांगे, तो इसमें आप अपने बारे में पूरा एक ओवरव्यू दे दें। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने एकेडमिक ओवरव्यू के बारे में थोड़ा बता दें, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो आपने किए हों, कुछ पोजीशंस जो आपने कॉलेज में होल्ड करी हों, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो, आप किसी चीज़ के लीडर हो, मैनेजर हो, उन सब के बारे में बताएं। या आपके जो लाइफ में गोल्स हैं आगे जाके आप आने वाले सालों में क्या करना चाहते हैं उनके बारे में बताएं। आप अपने जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रेलिवेंट हो। और इसकी के एंड में आप अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में कुछ 1-2 लाइनें लिख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ बेसिक थीम्स लिखी हैं जो अबाउट माई सेल्फ में कवर हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही थीम्स कवर होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सारी थीम्स कवर होनी चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसी ऑर्डर में कवर होनी चाहिए। ये आपका अबाउट माई सेल्फ है,
इसको आपको खुद को डिज़ाइन करना है। आप एक बार बैठ के शांति से सोचें कि आपने लाइफ में क्या क्या किया है, आप क्या क्या जानते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक स्टोरी बनाएं और जो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लिखेंगे अबाउट माई सेल्फ में, वो एक दूसरे से मैच खाने चाहिए, वो एक कंटिन्यूस फ्लो बनना चाहिए उसका। इसमें एक मेरे हिसाब से अहम बात ये होगी, आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको उन पे बात करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए मैंने अपने HR क्वेश्चन में लिखा था कि मुझे फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चन आए फुटबॉल रिलेटेड और मुझे उन पे बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे उसके बारे में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है। तो ऐसी चीज़ें ही लिखना कंफर्टेबल रहेगा जो आप जिस पे आराम से बोल सके। कई बार ये होगा इंटरव्यूअर आपको बीच में ही रोक के किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करने लगेगा, इस वजह से हमने ये आपको कह रहे हैं कि जो आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहिए, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन था अबाउट माई सेल्फ का। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो होता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसका पर्पस होता है कंपनी जो कैंडिडेट है उससे ये सुनना चाहती है कि उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उसमें क्या खामियाँ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो हम एक एक करके कवर करेंगे। पहले हम स्ट्रेंथ्स पे आते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि कंपनी को ये पता लगाना है आपने कभी सेल्फ असेसमेंट किया है या नहीं, आपने कभी खुद को परखा है, खुद की अच्छाइयों को देखा है, खुद की कमजोरियों को देखा है और उन पे आप कुछ काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस वजह से कंपनी जनरली ये काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन है जिसे पूछती हैं। तो पहले करते हैं स्ट्रेंथ्स की बात। स्ट्रेंथ्स आप जनरली 3-4 स्ट्रेंथ्स जो लिखना है वो सही रहता है, और कुछ स्ट्रेंथ्स ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी जॉब रेलिवेंट हो। मान लीजिए मैंने फाइनेंस के कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि क्योंकि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं काफ़ी काम और कंपोज रहता हूँ और काफ़ी क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं। तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो मुझे एक फाइनेंस एनवायरनमेंट में काफ़ी काम आएंगी। इस वजह से ऐसी रेलिवेंट स्किल्स मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने कोई स्ट्रेंथ बताई जी, जैसे कि आपने बताई कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, या आपने बताया कि आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, या आपने कुछ भी बताया, इसको आप एक एग्जांपल से ऑथेंटिकेट करें। जी बिल्कुल। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले एग्जांपल दूंगा, फिर उससे इस बात पर आऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ उससे उभर कर आती है। अंडर ग्रेजुएट में कोई एक कोर्स था जो हमारे एक प्रोफेसर ने पढ़ाया था। उन्होंने एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें इनिशियली तो सब सही लगा, किंतु एग्ज़ाम में उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा। जब मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा था, मुझे लगा कि प्रोफेसर ने क्वेश्चन कुछ जो कंसेप्ट बताया था वो थोड़ा गड़बड़ था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सर के बताए हुए कंसेप्ट पे आंसर कर दूं, या मैं अपने को जो मुझे सही लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करूं। फाइनली मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर किया। इसके बाद क्लास में मुझे सबके सामने इंक्लूडिंग प्रोफेसर ये प्रूव करना पड़ा था कि मैं सही हूँ। तो इससे मेरी एक जो अच्छाई उभर कर आती है वो है परसिस्टेंस। अगर कोई मुझे चीज़ अच्छी लगती है, कोई मुझे चीज़ सही लगती है, तो मैं उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू को परसिस्ट करता हूँ। तो ये एक मतलब एग्जांपल बताया मैंने, फिर उससे मैंने प्रूव किया कि मेरे अंदर परसिस्टेंस है। तो ऐसे ही आप कुछ भी, जैसे भी हमने पहले भी कहा था, आप कोई भी पॉइंट पर एम्फेसाइज करें तो एग्जांपल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इससे ये भी सामने नज़र आता है कि आप जो कह रहे हैं वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो सही है। एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है एक इंटरव्यूअर को उस चीज़ के बारे में। अगला पॉइंट पे हम आएंगे, वो है वीकनेसेस। तो वीकनेसेस का हमने आपको कारण बताया इंटरव्यूअर के जानने का कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं या नहीं, अपनी वीकनेसेस पर काम कर रहे हैं या नहीं। तो वीकनेसेस बताते समय एक बहुत ज़रूरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आप जॉब रेलिवेंट वीकनेसेस ना बताएं। मान लीजिए आप किसी सेल्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने कहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो ये एक ऐसी सामने आपके वीकनेस आ जाएगी जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सही नहीं रहेगी। ये एक टेक जॉब के लिए वीकनेस हो सकती है क्योंकि एक काफ़ी बैकएंड जॉब होती है, बट सेल्स रोल के लिए ऐसी वीकनेस सामने लाना सही नहीं रहेगा। तो आप ऐसी वीकनेसेस बताना अवॉइड करें। और एक और डोंट्स जो होते हैं इन वीकनेसेस बताने में, वो होते हैं आप कोई बहुत ही ग्रेव, बहुत ही डिसरप्टिव वीकनेस ना बताएं। जैसे कि आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप आलसी हैं, आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, मतलब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इससे क्या होता है, आपकी एक सोशल जो सिकनेस कहते हैं वो उभर कर आती है। वो ये बताता है कि आप
ग्रुप में काम करने लायक नहीं है, तो आप जॉब में जब आएंगे तो आप ग्रुप में काम नहीं कर सकते और वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इतनी ग्रेव जो वीकनेसेस होती है वो हमें नहीं बतानी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आप जैसे कोई अपनी वीकनेस बताते हैं तो उसी के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप उसे सुधारने के लिए उस पर क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा था कि मेरी वीकनेस थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो उसको सुधारने के लिए मैंने बताया था कि मैं कुछ अपने जूनियर्स के लिए रेमेडियल सेशंस लेता हूँ या कुछ ट्यूटोरियल जैसे ही कंडक्ट करता हूँ, जिस वजह से उस स्किल पर मैं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ और ये इसमें कुछ फ़र्क भी पड़ा है। तो ये वो दिख भी रहा है, आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं अभी, मतलब धन्यवाद। तो मैं अपना एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे इस एग्जांपल को देके मैं बताना चाहूँगा कि आप जो अपनी वीकनेस बता रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके ना बताएं, उसको मतलब कामली बताएं। जैसे कि मेरा एक वीकनेस है कि इंग्लिश मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। तो एक तो तरीका मैं बोल दूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हैं। इसी बात को आपको बोलना है तो आप एक थोड़ा शांति से कामली बोलें। आपको ये बोलना चाहिए जैसे कि मैंने बोला था कि बचपन से मैं छोटे शहर में पढ़ा हूँ, जो हमारा वातावरण था वहाँ पे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती थी ज़्यादा, और इसी वजह से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है किंतु वो हिंदी में है। मेरी इंग्लिश रिटन एबिलिटी अच्छी है बट मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है। तो इसको मैंने एक थोड़ा कामली माइल्डली अपनी वीकनेस को उभार के लाया। प्लस इस पर मैंने ये भी बताया कि मैं अभी इसको सुधारने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और उसके बाद कांच जो मिरर होता है उसके सामने जाके प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकूँ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन जिस पे हम आएंगे वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो क्या विचार है आपके इस बारे में? कंपनीज का मेन जो पर्पस होता है ये पूछने का, वो ये देखना चाहती है कि आप लॉन्ग रन में क्या करना चाहते हैं। लॉन्ग रन मतलब कि 5 से 10 साल तक ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे भी और कंपनी पे भी। और शॉर्ट टर्म मतलब कि 1-2 कई बार 3-4 ईयर्स को भी हम शॉर्ट टर्म कह देते हैं। तो इससे कंपनी ये देखना चाहती है कि आप लॉन्ग रन में आपका उद्देश्य क्या है, आप उस कंपनी के साथ कितने टाइम तक रहना चाहेंगे, उस कंपनी के साथ आप किस टाइप का व्यवहार करेंगे, ये सब वो देखना चाहती है। इसके कारण ये भी एक होता है, मतलब इसको बताने का एक तरीका ये है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया, आप जो लॉन्ग टर्म गोल अपना बताएंगे, जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस सेक्टर में किसी कंपनी का CEO बनने की इच्छा है, तो उसके साथ साथ मैं जब शॉर्ट टर्म गोल्स पूछे गए थे तो मैंने यही कहा था कि मुझे लोगों से नेटवर्किंग करनी है, इस समय अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, रिलेशनशिप्स बढ़ानी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर बिजनेस को समझना है अगले 1-2 सालों में। तो वो एक जो है पाथ हो जाएगा मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए। तो शॉर्ट टर्म गोल जो आप अपना बताते हैं वो बेसिकली आपका एक पाथ होता है कि वो आपको अपना फाइनल गोल 8-10 साल बाद जो है वो हासिल करने में कैसे हेल्प करेगा। तो बेसिकली इससे उभर के आता है कि आपका गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है जो आप मतलब लाइफ में करना चाहते हैं अल्टीमेटली, और जो शॉर्ट टर्म गोल है जी वो है एक पाथ, एक स्टेपिंग स्टोन जी, जो आपको वो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने में आपकी मदद करेगा जी। तो इसके बाद हम अगले हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, वो है वाई शुड वी हायर यू। दोस्तों ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है, ये हर जगह पूछा जाता है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने MBA में अप्लाई किया, जैसे हम दोनों ने ही मतलब IIM अहमदाबाद के लिए, IIM बेंगलोर के लिए इनके अप्लाई किया था, वहाँ पे पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू डू MBA। जॉब में ये पूछा जाता है कि वाई शुड वी हायर यू। अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपका पर्पस पूछा जाता है वाई यू आर फिट इन दैट पर्टिकुलर रोल। हाँ, तो इसको आंसर करने का एक तरीका है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स जो आपने पहले बताई होंगी, या अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आया तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पहले बताइए और फिर फोकस कीजिए कि वो स्ट्रेंथ्स उस जॉब रोल के लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगी। मैंने आपको अपना पहले भी एग्जांपल बताया था कि मैंने फाइनेंस जॉब के लिए जब अप्लाई किया था तो उनको कहा था कि ये मेरी स्किल्स हैं, काम और कंपोज रहना, एनालिटिकल स्किल्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, और उसके साथ ये कहा था कि जॉब क्योंकि ऐसी है जिसमें इन स्किल्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसलिए मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ या परफेक्ट कैंडिडेट हूँ इस जॉब प्रोफाइल के लिए। मैं भी अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं जॉब रिलेटेड नहीं देता हूँ, मैं हम MBA का देता हूँ। जब मैंने IIM अहमदाबाद के लिए, IIM बेंगलोर के लिए अप्लाई किया था, तब मैंने वाई MBA में क्या लिखा था।
अभी मैं जैसे कुछ हमारे जूनियर से जो अभी MBA करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उन लोगों को मैं काउंसिल कर रहा था। तो करके आई थी कि ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत मुश्किल होता है, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इसको पर्सनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसको जनरल बनाते हैं। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरा वाई MBA क्या था। इसको मैंने स्टार्ट किया मेरे लॉन्ग टर्म गोल से। मेरा लॉन्ग टर्म गोल है अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना। बेसिकली आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये बात बताई कि अभी IIT बॉम्बे बीटेक से जो मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, उसके कारण मेरी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं। किंतु अगर मुझे हमारी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए कुछ बिजनेस नॉलेज की ज़रूरत होगी, वो मेरे अंदर अभी बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं MBA करना चाहता हूँ। MBA करने से क्या होगा, पहले तो मुझे ये थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। दूसरा, जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, नेगोशिएशन स्किल्स हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स हुई, ये इम्प्रूव होंगी, जो मेरे बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मेरी मदद करेगी। जी, तो ये रही वाई शुड बी हायर यू की बात। अब अगली चीज़ जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो हर यूनिवर्सिटी में आप कहीं अप्लाई करेंगे या किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो काफ़ी एक कॉमन सा क्वेश्चन होगा, और इसका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है आंसर करने का। कई बार होगा कि कंपनीज आपसे ऊपर के जो हमने सवाल डिस्कस किए वो नहीं पूछेंगी और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहेंगी आप अपने बारे में, और 200-250 लाइन में बता दीजिए पूरा एक ओवरव्यू। तो बेसिकली ये एक ऐसा होता है जो आप अपने बारे में लिखते हैं, जिसमें इन जनरल वही बातें करनी होती है जो आपने अभी तक की है। जी, और उसका हम कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या बातें कवर की जानी चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कुछ बेसिक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। पहले आप अपने थोड़े एक ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़े हैं, और आपने बचपन से क्या क्या किया है इन एकेडमिक रिलेटेड और एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड। उसके बाद अपने जॉब एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं कि आपने कहीं वर्क एक्स होगा आपका, या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में। फिर बात आती है गोल्स की। आपने गोल्स हमने डिस्कस किए थे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और एंड में आप कुछ 2-4 लाइनों में ये बता सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्यों अप्लाई करें, और उस सेक्टर में या डोमेन में आपको क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों इसमें जनरली हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सारी बातें बहुत ब्रीफ में बताएं, टू द पॉइंट बताएं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश, सिंपल और स्मॉल सेंटेंसेस यूज़ करें, इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाएं, इसको एम्बिग्यूअस ना बनाएं हम। और जो जैसे हमने देखा ही था कि पुराने हमने जो डिस्कस किए बातें वही इन SOP में लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, और संक्षेप में लिखी जाती है। तो इसके बाद आती है बात हॉबीज़ और इंटरेस्ट की। तो हॉबीज़ तो खैर सबके अपने कुछ ना कुछ शौक होते ही हैं, सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो इसमें तो आप जो आपका मन करे, जिस भी चीज़ के बारे में आपको काफ़ी अंदाज़ा हो, आप वो लिख सकते हैं। हॉबीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी हाई फैंसी जिन्हें मानते हैं हम हॉबीज़, बुक्स पढ़ना या बाइकिंग, ट्रैकिंग करना, इन टाइप्स की हॉबीज़ लिखें। आप एक कॉमन हॉबीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे आपको जैसे खैर एनिमेशन में आपने इंटरेस्ट था, तो काफ़ी यूनिक हॉबी उभर कर आई थी। तो आप कुछ और अपनी हॉबी के बारे में हमसे शेयर करना चाहेंगे, आपने कैसे उसको एक्सप्रेस किया था इंटरव्यूज में? मैं इस पे आता हूँ। इससे पहले मैं एक डाउट आपने जो सामने लाया था कि इसमें लोग हाई एंड हॉबीज़ की तरफ जाते हैं। हॉबीज़ मतलब हॉबीज़ होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता है उसमें। पर ख़ास बात यह है कि आप जो भी हॉबी चूज़ करें उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आप उस पर घंटों बातें कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था अभी MBA के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स मेरे जूनियर्स हैं, वो मेरे से काउंसलिंग ले रहे थे। तो उनमें से एक लड़की थी, उसको मैं हेल्प कर रहा था उसकी हॉबी चूज़ करने के लिए। तो वो उसने कहा कि मैं कुछ करती नहीं हूँ लाइफ में, मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, नॉवेल्स पढ़ी है, मैंने 10 पढ़ी है। मैंने ये कहा कि 10 सिर्फ आपने नॉवेल्स पढ़ी हैं तो उस पर आप लंबे टाइम तक बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी हॉबी चूज़ कीजिए जो आपसे जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिस पे आप आराम से बात कर सकते हैं। बहुत देर तक उसको समझ में नहीं आया कि वो कॉमन चीज़ भी चूज़ कर सकती है। फिर मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप दिन में पढ़ने के अलावा क्या करती हैं? तो उसने कहा कि मैं सीरियल्स देखती हूँ और मैं मूवीज़ देखती हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत परफेक्ट,
आप अगर दिन भर सीरियल्स और मूवीज़ देखती हैं, इसका मतलब आपको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी, तो क्यों ना आप उस हॉबी को चूज़ की जाए। आपकी हॉबीज़ क्या थी? मैंने जैसे आपको पहले शुरुआत में बताया था, मैंने फुटबॉल एक मेरी हॉबी गई थी, और उसके ऊपर मेरे काफ़ी जो आईएम्स के इंटरव्यू हुए थे, और काफ़ी सारे इंटरव्यूज फुटबॉल के ऊपर ही चले थे। उन मेरे से तरह के सवाल हुए थे फुटबॉल रिलेटेड, पुराने हिस्ट्री के बारे में, करंट जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और क्योंकि मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ फुटबॉल देखने में, तो इन चीज़ों का आंसर करने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी। आपने जैसे पहले कहा था कि मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरी हॉबीज़ एनिमेशन है, तो मैंने एनिमेशन हॉबीज़ चूज़ की थी इसलिए क्योंकि उसको मैं एक तो बहुत पसंद है, मैं देखता था, प्लस उसमें मैंने थोड़ा बैकग्राउंड काम भी किया हुआ है, उसकी मुझे टेक्निकल नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं, और उसकी मुझे मैनेजमेंट नॉलेज भी है। तो मैं आपको अपने IIM बेंगलोर के किस्से के बारे में बताता हूँ। उसमें इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, उसमें मैंने हॉबीज़ में 2 चीज़ें लिखी थी, एक तो थी एनिमेशन और दूसरी थी क्रिकेट। तो जनरली जब कंपनीज पूछती हैं, इंटरव्यूअर आपसे हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, तो वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि सचिन तेंदुलकर की कितनी सेंचुरीज है, ये तो सभी बता सकते हैं। वो उसके अंदर घुस के थोड़ी गहराई से बात पूछेगा, ताकि ये पता लग सके कि आप उस हॉबी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं या नहीं। मेरे से भी ऐसी बातें पूछी गई थी। मेरे से पूछा गया था कि राजस्थान में क्रिकेट के क्या हालचाल है, मतलब उसमें क्या चल रहा है आजकल। और एनिमेशन और क्रिकेट को दोनों को मिक्स करके उसने क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी बता दिए थे। तो दोस्तों, ये तो था HR क्वेश्चंस। HR क्वेश्चंस को मास्टर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो कम से कम जो थोड़े मैनेजरियल्स या सेल्स टाइप के जॉब होते हैं, इसमें टेक्निकल स्किल्स उतनी मैटर नहीं करती है जितने HR स्किल्स और जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो मैटर करती हैं। तो आप इसमें शांति से एक बार बैठें, अपने बारे में अपना सेल्फ असेसमेंट करें, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, आपने लाइफ में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, आप क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से लिंक करें और एक अच्छा सा ऐसे अच्छी सी स्टोरी बनाकर HR क्वेश्चंस में लिखें, और वही फाइनली HR इंटरव्यूज़ में आप जाकर बताएं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ईमेलिंग की। तो फॉर्मल ईमेल्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप अभी जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, फिर एक बार जॉब में जाएंगे, तो फॉर्मल ईमेल्स काफ़ी एक फ्रीक्वेंट चीज़ होगी जो आप जिसका यूज़ करेंगे। तो ईमेल लिखना का मैं आपको कट करके थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते। तो ईमेल राइटिंग हम देख रहे हैं। हम ईमेल कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। मतलब एक तो इनफॉर्मल ईमेल होता है जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो उसमें कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट जो फॉर्मल ईमेल्स होते हैं उसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होता है। उस फॉर्मेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ईमेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है टू, मतलब हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसमें हम लिखते हैं हमें उस पर्सन का ईमेल आईडी लिखना होता है जिसको हम फाइनली भेजना चाहते हैं। तो हम डेमो देखते हैं इसका। आप कंपोज में जाएंगे जल्दी से, और ठीक है, हम एक बार पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं PPT के थ्रू। एक तो हमने बताया था कि टू होता है, हमें किसको भेजना होता है। चलिए, डेमो शुरू हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जिसे भी ईमेल एड्रेस करना है, आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। फिर नीचे जो है वर्ड जो जीमेल एक फीचर प्रोवाइड करता है वो है CC, जिसे हम कहते हैं कार्बन कॉपी। मान लीजिए आपको किसी मैनेजर को अपने जॉब एप्लीकेशन का ईमेल भेजना है, और आप साथ ही साथ उसके जो सेक्रेटरी है उसको भी कोई ईमेल भेजना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं चाहेंगे कि दोनों को आप टू में एड्रेस करें, क्योंकि जो है मैनेजर एक थोड़े ऊपर लेवल पे आ जाते हैं और जो उनके सेक्रेटरी होंगे वो थोड़े नीचे लेवल पे गिने जाएंगे। मैनेजर हमारा प्राइमरी रेसिपिएंट है जिसको हम टू में लिखते हैं, मतलब जिसको हमें फाइनली भेजना है। और CC है हमारा सेकेंडरी रेसिपिएंट, हम चाहते हैं कि वो भी इस ईमेल को देखे। तो उसका तरीका ये है कि आप टू में जो है अपने प्राइमरी मैनेजर का आप आईडी लिख सकते हैं, और CC में आप जो है सेक्रेटरी या कोई सबऑर्डिनेट होगा उनका आईडी लिख सकते हैं, जिससे कि मेल दोनों को पहुंच जाएगा और वो एक डिस्टिंक्शन भी बना रहेगा।
अगला फीचर जो हम बताना चाहेंगे, अगली चीज़ जो बताना चाहेंगे वो है सब्जेक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई मैनेजर होगा, उसके पास काफ़ी सारे मेल्स आते रहते हैं दिन भर। तो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईमेल कर रहे हैं, जैसे जॉब एप्लीकेशन, तो आपका सब्जेक्ट जो है सामने उभर कर आना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन फॉर सेल्स मैनेजर, जैसे सेल्स रोल। तो उसमें जो है वो एक 4 या 5 वर्ड में आप पूरा स्पेसिफाई कर देते हैं ढंग से कि बाकी पूरे ईमेल में क्या लिखा होगा। जैसे कि हम अगर जॉब एप्लीकेशन फॉर द सेल्स मैनेजर कर रहे हैं तो हम उसमें लिख देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और आकर्षित, आपने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जहाँ पे भी हम जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं वहाँ पे उनके पास बहुत मेल्स आते हैं। आप जैसे बहुत सारे इंडिया में कैंडिडेट्स हैं, तो दिन में उनको कम से कम 100-200 मेल हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके टाइम की कीमत समझें। ईमेल पढ़ाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। इसमें अगर आपने बहुत बड़ा ईमेल या मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा लिख दिया, बॉडी बहुत बड़ी लिख दी, तो ये सेल्स मैनेजर जो है, जो बहुत बिजी पर्सन है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा ईमेल में। वो उस ईमेल को आगे पढ़ेगा ही नहीं और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही जैसे आपने बताया कि ईमेल जो है काफ़ी टू द पॉइंट होना चाहिए। आप जिस बारे में बता रहे हैं एक दो लाइन उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखिए, और जो पॉइंट पे आप फोकस करना चाहते हैं उसको तुरंत ले आके 2 लाइन में ख़त्म करके। 4 या 5 लाइनों से बड़ा ईमेल हम फॉर्मली में जनरली नहीं लिखते हैं। इसके लिए अगर आपको इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, जैसे आप कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का देना चाहते हैं, तो आप उसको अलग से, जैसे हमने आपको वर्ड डॉक लिखना सिखाया है, तो आप वर्ड डॉक यूज़ करके अटैचमेंट की तरह भेज सकते हैं। इसी से बात आती है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट आप जब अप्लाई कर रहे होंगे कंपनी के लिए, तो आप साथ में अपना रेज्यूमे भी भेजना चाहेंगे पूरे ईमेल के साथ। तो उस ईमेल के साथ रेज्यूमे भेजने के लिए आपको एक फ़ाइल, अपना रेज्यूमे अटैच जो करेंगे उसका तरीका है, आप यहाँ सब्जेक्ट के नीचे अटैच फाइल का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप कोई भी एक फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं फाइल अटैच करने का, इसी तरह आप अपना CV अटैच करेंगे। तो हम ईमेल, जो फॉर्मल ईमेल जॉब एप्लीकेशन के लिए भेजते हैं, उसका एक डेमो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या मैटर लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। जैसे हम इस ईमेल को देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई सेल्स मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं पहले एक अपना नाम बताऊंगा, अपना एक आइडेंटिटी बताऊंगा कि मैं IIM अहमदाबाद से PGP कर चुका हूं, और उसके बाद मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा कि मैं एक सेल्स मैनेजर के रोल के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं एकदम, जैसे आप देखेंगे, टू द पॉइंट आ गया, बिना किसी बात को घुमाए फिराए। और उसके बाद मैं अगली लाइन में मेंशन कर दूंगा कि मेरा उस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया कि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं 1-2 लाइन में। तो जिससे कि 4 लाइन में आपने पूरे अपने बारे में बता दिया कि आप उस ईमेल का कंटेक्स्ट क्या है और आप उस रोल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी चीज़ें तो आपका रेज्यूमे खैर बता ही देगा। और एंड में आप एक मेंशन कर सकते हैं कि आई होप टू हियर फ्रॉम यू शॉर्टली, जो ये कहेगा कि आप जॉब में काफ़ी कीन है और आप उनके रिस्पॉन्सेस जानना चाहेंगे। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इस ईमेल में 3 पार्ट्स आते हैं जी। और पहला पार्ट है कि आप अपने बारे में बताएं, बहुत ही ब्रीफ में, आपने हल्की सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दें। सेकंड पार्ट में, जैसे इस केस में हमने लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, जो फ्रेशर्स हैं वो इसमें अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स लाइक ओलंपियाड में आपने क्या क्या किया है ये बता सकते हैं। और फाइनल जो होता है उसमें आप बता दें कि आप क्या अटैच कर रहे हैं, जैसे कि रेज्यूमे अटैच कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारे आज के ईमेल सेशन की बातें। तो दोस्तों, आज हमने 3 विषयों पर चर्चा करी। एक था MS वर्ड, दूसरा था HR क्वेश्चंस और तीसरा था ईमेल कैसे लिखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा अगला सेशन होगा रेज्यूमे मेकिंग पर। हम उम्मीद करते हैं आप उस सेशन को भी उतनी ही उत्सुकता से देखेंगे जितने इस सेशन को देखा है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।
Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.